वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अपने बात कर रहे थे विमाओं के अनुप्रयोग की, विमाओं के यूजेज की, जिसके अंतर्गत हमने लास्ट क्लास तक विमाओं के 2 अनुप्रयोग पढ़ लिए थे। और आज अपने पास विमाओं की सहायता से तीसरा यूज होगा कि विमीय विधि से भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, या यूँ कह लो कि एक भौतिक राशि के सूत्र को बनाना, कि भौतिक राशि का सूत्र है वो कैसे बनेगा। एक्चुअल में क्या होता है कि हमें यदि ये पता चल जाए कि एक निश्चित भौतिक राशि है वो अन्य किन राशियों पे निर्भर करती है, तो हम उस भौतिक राशि का सूत्र बना सकते हैं। अब जैसे F बराबर m में है, हमें कोई ये बता दे कि एक भौतिक राशि है F, यानी कि बल, वो द्रव्यमान और त्वरण पे निर्भर करती है। किस प्रकार निर्भर करती है वो मैटर नहीं करता, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि वो भौतिक राशि इन 2 राशियों पे निर्भर करती है, तो हम इस बल का सूत्र आसानी से बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा? विमीय समांगता का सिद्धांत जो है उसका हमें उपयोग करना पड़ेगा। और विमीय समांगता सिद्धांत क्या होता है कि दाएं पक्ष की विमा और बाएं पक्ष की विमा यदि आपस में बराबर हो जाती है तो वो सिद्धांत विमीय समांगता सिद्धांत कहलाता है। हमें भी यहीं पे ऐसा ही कुछ करना होता है कि ये जो भी भौतिक राशि होती है जिसका रिलेशन m और a के साथ है, तो इन दोनों को अपने समानुपाती रूप में लिख लेते हैं और फिर दोनों ही तरफ उनकी विमाएं सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं इसी सूत्र की बात कर लूँ, किसी ने बोल दिया कि भाई विद्युत बल F जो है वो m और a पे निर्भर करता है, तो हम उसमें क्या करेंगे कि इसको हम स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, F समानुपाती m की पावर x a की पावर y, आगे और यदि कोई राशि है तो उसकी पावर अपने z कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें स्टार्टिंग करनी होती है। उसके पश्चात समानुपाती का निशान हटाएंगे, एक नियतांक आ जाएगा k। उसके पश्चात जो भी रिजल्ट होगा उसके आप विमीय सूत्र लगातार लिखते जाओगे और विमीय सूत्र के आधार पे आपको x और y की वैल्यूज़ मिल जाती है। वो वैल्यू यहाँ पे वापस से पुट करके और f का एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है। तो कैसे होगा तैयार फॉर्मूला, उसको अपने एक न्यूमेरिकल के अनुसार समझेंगे, लेकिन बेसिक आपको पता हो जाना चाहिए कि जो भी भौतिक राशि अन्य राशियों पर निर्भर करती है तो उसको सबसे पहले आप इस रूप में लिखोगे कि F समानुपाती mx ay। यहाँ पे F मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया, यहाँ पे भौतिक राशि कोई सी भी हो सकती है। ओके, फिर उसको समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक नियतांक लिख देंगे और फिर दोनों तरफ उसकी विमाएं लिखनी होती है, जिसके आधार पे अपने x और y के मान प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा ही अपने यहाँ पे विमीय विधि से भौतिक राशियों का सूत्र स्थापित कर सकते हैं या फिर बहुत सारी भौतिक राशियों के मध्य एक संबंध स्थापित किया जा सकता है। तो आइए इस टॉपिक को अपने क्लियर करते हैं न्यूमेरिकल की सहायता से कि किस प्रकार से इसके फॉर्मूले बनेंगे। तो सपोज दैट अपना पहला क्वेश्चन होगा, मान लो ये दे दिया कि अपने पास एक सरल दोलक है। दोलक का मतलब क्या होता है? जिसको अपने पेंडुलम की तरह जो ऐसे घूमता है, इस प्रकार से रोटेट होगा, जिसको आप झूला कह सकते हो, एक प्रकार से झूले नुमा संरचना। जो झूला जिस प्रकार से चलता है उसी प्रकार से दोलक है वो गति करता है। तो किसी ने हमें ये कह दिया कि दोलक का जो आवर्तकाल है, अभी आवर्तकाल क्या होता है? झूला एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है वो उसका आवर्तकाल कहलाता है। मतलब जो भी झूला झूल रहा है कोई इंसान, वो एक चक्कर पूरा कितने समय में करेगा वो उसका आवर्तकाल कहलाएगा। तो किसी ने हमें ये बोल दिया कि एक झूले का, मैं झूला वर्ड यूज़ कर लूँगा क्योंकि सरल दोलक भी ठीक उसी प्रकार से होता है कि भाई सरल दोलक या झूला है उसका जो आवर्तकाल है, आवर्तकाल अब आप किसको कहोगे? कैपिटल T। आवर्तकाल जो कैपिटल T है वो एक तो द्रव्यमान पे निर्भर करता है, द्रव्यमान स्मॉल m पे निर्भर करता है, दोलक यानी कि झूले की रस्सी की लंबाई L पे निर्भर करता है और गुरुत्वीय त्वरण G पे निर्भर करता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? झूले का आवर्तकाल किस पे निर्भर करेगा? आवर्तकाल एक भौतिक राशि है, समय है, भौतिक राशि है। वो झूले के द्रव्यमान यानी कि झूले के ऊपर जो भी व्यक्ति बैठा है उसके द्रव्यमान, झूले की रस्सी की लंबाई L और त्वरण G पे निर्भर करता है। तो आवर्तकाल के सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, यानी कि हमें इस आवर्तकाल का सूत्र बनाना है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? T किस पे डिपेंड करेगा? M, L और G पे डिपेंड करेगा। तो अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार जो T होगा उसको आप समानुपाती में लिखोगे। m की पावर x कह लो, a कह लो, y जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। m की पावर x, दूसरी राशि l है, l की पावर y, तीसरी राशि g है, g की पावर z। इस प्रकार से आपने इसको लिख दिया।
समानुपाती का निशान हटा दो तो नियतांक आता है k, m की पावर x, l की पावर y, g की पावर z। ऐसा कुछ सिस्टम हो गया। ठीक है जी, समीकरण नंबर 1 आ चुकी है। अब समीकरण नंबर 1 में जो भी आपको भौतिक राशियां नजर आ रही है उन सब की विमाएं पुट कर दो। तो आवर्तकाल की विमा क्या होती है? आवर्तकाल एक प्रकार का समय होता है। तो समय की विमा क्या होती है जी? समय की विमा तो T1 होती है, मतलब M0 L0 T1, ये आवर्तकाल की विमा होगी। नियतांक की कभी कोई विमा नहीं होती। M है, M की विमा क्या होगी? M तो द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान की विमा तो केवल M1 होती है। L0 T0 रहता है, पावर इसकी x है। L है, L की विमा क्या होगी? L लेंथ हो गई, तो उसकी विमा तो L1 होगी। M 0 रहेगा, T भी 0 रहेगा, गुरुत्वीय त्वरण है। और हाँ, इस L की पावर कितनी है? y है। गुरुत्वीय त्वरण की विमा कितनी होती है? गुरुत्वीय त्वरण की विमा L1 T-2 होती है और उसकी पावर हमें लगा देनी है कितनी? z। ओके, हमने सभी भौतिक राशियों की विमाएं लिख दी। इन विमाओं को थोड़ा सा अरेंज कर लो। अरेंज करोगे ना तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी कि m की पावर 0, l की पावर 0, T1, और यहाँ हमें क्या मिलेगा? m का केवल एक ही पद है, m की पावर x। ठीक है, l के दो पद हैं जी, l की पावर y भी है और l की पावर z भी है। दोनों राशियाँ गुणा में हैं, तो गुणा में है तो इसको आप कैसे लिख पाओगे? जैसे l की पावर y और l की पावर z, तो इसमें l की कुल पावर कितनी बन जाएगी? ये तो हो गई m की पावर x। l की कुल पावर कितनी बन जाएगी? एक तो हो गया y और साथ में पावर है वो क्या हो जाएगी? z। यानी कि जो विमीय विधि से अपने बात करें तो जो भी समान राशि की घात हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं कि भाई एक घात तो y यहाँ पे और एक घात z यहाँ पे है, तो ये घात मिलके y प्लस z बनती है विमीय विधि में। इसी प्रकार से t की पावर की आप बात करोगे तो t की पावर बचेगी -2z। कितनी बचेगी? -2z। अब इधर यदि आधार समान है तो घात भी समान होंगी, तो m की पावर 0, यहाँ पे m की पावर x। तो दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों के घातों की तुलना से क्या हो जाएगा? m की पावर 0, m की पावर x, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? 0। l की पावर 0, l की पावर y प्लस z, तो y प्लस z बराबर कितना हो जाएगा? 0। और माइनस का 2z बराबर कितना हो जाएगा? t की पावर 1 है ना, तो माइनस का 2z बराबर हो जाएगा 1। अब इसको आप सोल्व कर लो। x का मान तो 0 आ चुका है, x का मान तो जी 0 है, y का मान आएगा -z के तुल्य, और z का जो मान आएगा वो माइनस का 1/2 आएगा। तो यहाँ पे आप x का मान तो आप निकाल चुके हो, 0 है, y -z, z का मान माइनस का 1/2 था, तो यहाँ पे z के स्थान पे -1/2 रखोगे, माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, और z का मान आपको -1/2 मिला हुआ है। कुल मिलाकर के आपने x, y, z तीनों राशियों के मान निकाल लिए हैं। वही मान अब आप यहाँ समीकरण नंबर 1 में पुट कर दो, तो t बराबर क्या बन जाता है कि m की पावर x है, x का मान 0 है, ठीक है, l की पावर y है, y का मान 1/2 है, g की पावर z है, g का मान माइनस का 1/2 है, m का मान घात 0 यानी कि वैल्यू 1 बन गई, l की घात 1/2, माइनस की घात तो इसको बटे में ले आओ, g की घात भी 1/2 हो जाएगी। 1/2 घात का मतलब होता है अंडर रूट यानी कि वर्गमूल। इन दोनों की पावर 1/2 थी, तो इन दोनों के ऊपर ही अंडर रूट आ जाएगा, तो आवर्तकाल का सूत्र आएगा k√L/g। ये इसका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। अब प्रयोगों के द्वारा ये देखा गया कि k का जो मान होता है वो 2π होता है, जिसको आप ऐसा लिख सकते हो कि प्रयोगों से सिद्ध होता है कि k का मान हमेशा 2π होता है, जो कि लैब में साइंटिस्ट इसको प्रूफ करते हैं। तो k बराबर 2π यदि आप लिख देते हो तो फाइनली एग्जैक्ट आंसर आ जाता है 2π × √L/g। ये इसका फाइनल आंसर है, वो तैयार हो जाता है।
तो कुल मिलाकर के आप जो भी सूत्र निकालते हो, जो कि समीकरण नंबर 2 में हमें प्राप्त हुआ है, उसको निकालने या सोल्व करने का तरीका है वो कुछ इस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि जो भी भौतिक राशि दे रखी होती है उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, उसके पश्चात उसका विमीय रूप लेके आएंगे, विमाओं की घात की तुलना करेंगे तो हमें एक्स वाई जेड या फिर आपने घात जो भी ABCD मानी है उसके रिजल्ट निकल के आएंगे। वो रिजल्ट यहाँ पे हमें पुट करने होते हैं और भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित हो जाता है, यानी कि उस भौतिक राशि का सूत्र हमें प्राप्त हो जाता है। इसी क्वेश्चन को अपने या यूं कह लो इसी तीसरे अनुप्रयोग को अपने एक क्वेश्चन के माध्यम से और अधिक थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सो अपने एक नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि अब आप एक रफ कॉपी और पेन हाथ में लें और मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसके साथ से आप सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपके बेटर समझ में आ जाए, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तब तक वो समझ में नहीं आने वाला है, और एक बार यदि आपने सोल्व कर लिया, समझ में आ गया, तो फिर आप उसको ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाले हो। सो मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। कि अपने पास एक तार है, क्या है, पतला तार है, दोनों भागों से हमने इसको बिल्कुल कस के बांध दिया है, उसको अपने ऐसे थोड़ा सा ऊपर की ओर मुंह करके छोड़ देते तो वो वाइब्रेट करने लगेगा, कंपन करने लगेगा। ओके, तो उसके कंपनों की जो आवृत्ति है, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या प्रति सेकंड, और आवृत्ति का मान कितना होता है, आवृत्ति का मान 1/, आवर्तकाल के तुल्य होता है। मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूंगा फॉर्मूलों को लेके, यदि आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं तो क्वेश्चन ये है कि उस तार की जो आवृत्ति है जिसको अपने स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका मान किन किन राशियों पे डिपेंड होगा, उसका मान तार की लंबाई L पे निर्भर है। दूसरा, जो भी हमने बल लगाया था उस तार में तनाव उत्पन्न हुआ था, यानी कि तनाव बल कैपिटल T पे निर्भर है। और तीसरा, तार की एकांक लंबाई के द्रव्यमान पे, तार की कुल लंबाई के द्रव्यमान पे नहीं है, गौर करना बात को, एकांक लंबाई के द्रव्यमान पे, एकांक लंबाई के द्रव्यमान पे। एकांक लंबाई का द्रव्यमान, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे अपने पास एक पूरा बड़ा तार है, इसका कुल द्रव्यमान m है और इसकी लंबाई l है, तो एकांक लंबाई का कितना बन जाएगा भाई, l लंबाई का द्रव्यमान m है तो एकांक लंबाई का m/l बन जाएगा। तो इस m/l के मान को यहाँ पे दे रखा है कि m/l, तो ये जो आवृत्ति है उस तार की, जो भी प्रति सेकंड कंपन होंगे, आवृत्ति का मान तार की लंबाई पे, तनाव बल पे और एकांक लंबाई के द्रव्यमान यानी कि m/l के ऊपर निर्भर करता है। तो आपको आवृत्ति का सूत्र है वो प्राप्त करना है कि आवृत्ति का फॉर्मूला क्या बनेगा। इज दैट क्लियर? हो जाइए शुरू। आवृत्ति का फॉर्मूला देखना है तो भाई n समानुपाती L पे निर्भर करता है, L की पावर a मान लो, x y z ABCD कुछ भी मान लो, L की पावर a मान लिया, तनाव बल कैपिटल T की पावर b मान लिया, एकांक लंबाई के द्रव्यमान को मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ तो स्मॉल m की पावर c, और यहाँ स्मॉल m का जो भी मान है ना वो कितना है, कैपिटल M/L होगा। विमा लिखते समय इसको आप ध्यान में रखोगे। तो n बराबर क्या बन जाएगा, k L की पावर a, T की पावर b और m की पावर c, ऐसा कुछ हो गया। अब आप दोनों पक्षों की विमाएं रख दो। तो आवर्ती की विमा क्या होती है, आवर्ती की विमा वही होगी जो आवर्तकाल का व्युत्क्रम प्राप्त होगी। आवर्तकाल एक प्रकार का समय होता है, लास्ट क्वेश्चन हमने देखा है, उसकी विमा T1 होती है, इसको उल्टा कर दो आवर्ती की विमा आ जाएगी। तो आवर्ती की विमा कितनी आएगी, T-1। तो आवर्ती की विमा आएगी जी T-1, यानी कि m 0 होगा, L 0 होगा और T मिलेगा -1। K एक नियतांक है जिसकी कोई भी विमा नहीं होती है। L लंबाई है तो इसकी विमा आपको मिलेगी L1। तनाव बल है ये, तनाव बल की विमा क्या होती है, M1 L1 T-2। इसकी पावर तो था जी अपने पास A और बल की विमा का पावर है B। द्रव्यमान है, लेकिन द्रव्यमान किसका, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो एकांक लंबाई के लिए विमा लिखोगे, M/L की विमा हमें लिखनी होगी। तो M के लिए तो आ जाएगा M1, बटा में लंबाई भी है तो ये -L1 आ जाएगा। T इसमें है नहीं, यानी कि M बराबर M/L, कैपिटल M/L ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से आपने विमा तैयार कर ली। तो तीसरी राशि यानी कि स्मॉल m के लिए विमा आ जाएगी
m1 l-1 t 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इसकी पावर कितनी है, c है। ओके, इसको आप थोड़ा सा और सोल्व कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए, तो ये बन जाएगा m0 l0 t-1। अब देखो भाई m कितनी बार है, m एक तो यहाँ पे रहा और एक यहाँ पे रहा, m की पावर b भी है, m की पावर c भी है, तो ऐसा सिस्टम हो गया m की पावर b प्लस c हो जाएगा, v में विधि से अपने बात करें तो। ओके, अब और क्या कह सकते हो, l की बात करें, l की पावर a भी है, l की पावर b भी है, और l की पावर माइनस c भी है, तो l की कुल पावर कितनी बनेगी, l की पावर a प्लस में है, b भी प्लस में है, लेकिन c है वो माइनस में है। t में कितना बन जाएगा, t की पावर -2b, सिंगल एक ही डिजिट है t का, तो t की पावर कितना आ जाएगा, माइनस का 2b बन जाएगा। ओके, सो कुछ बच्चे यहाँ गड़बड़ क्या करेंगे कि यहाँ पे वो ये कहेंगे कि ये l ये गुणा में है, तो ये घात गुणा में होनी चाहिए थी। ध्यान रखना, जब भी आप v में विधि उपयोग करोगे तो ये जो भी घात होंगी समान राशि की, वो आपस में हमें जुड़ के प्राप्त होंगी, जुड़ने से इसका मान निकल के आएगा। ओके, अब आप इसको सोल्व करोगे, घातों की तुलना कर लो, घातों की तुलना से। ओके, तो ये मान हमें कितना मिल जाता है, m की घात b प्लस c है, सामने m की घात कितनी है 0, तो b प्लस c का मान कितना 0, यानी कि b बराबर कितना मिलेगा हमें -c। ठीक, ओके, l की घात a प्लस b प्लस c बराबर मान कितना आएगा, l की घात 0 है, a प्लस b प्लस c सॉरी माइनस c बराबर कितना है 0, b के स्थान पे -c लिख दो, तो a माइनस c बराबर 0, a बराबर क्या आ जाएगा 2c, ऐसा मिल गया। -2b का मान कितना आएगा, t की पावर -1 है, तो -2b का मान कितना आएगा, -1 आएगा, तो यहाँ से b का मान कितना बन जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, b का मान मिल जाएगा हमें कितना 1/2 मिल जाएगा। अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो भाई, b का मान तो 1/2 हो गया, c का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, माइनस चला जाएगा उधर, तो माइनस में b की जो भी वैल्यू है ये आ गया c का मान, b का मान 1/2, तो a का मान कितना होगा, c के स्थान पे आप 1/2 लिख दो माइनस में, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा -1, ये a की वैल्यू आ गई, और b की वैल्यू अपने पहले से ही निकाल चुके हैं, तो a b c तीनों की वैल्यू अपने निकाल ली है। अब आप क्या करोगे, ये तीनों ही वैल्यू आप यहाँ फॉर्मूला नंबर 1 समीकरण नंबर 1 में पुट कर दोगे, तो फिर ये n बराबर क्या बन जाएगा कि l की पावर a बोले तो -1, t की पावर b बोले तो 1/2, m की पावर c बोले तो -1/2। क्या समझे कि -1 है, बटा में ले आओ, +1 बन गई, t की पावर जी 1/2 है, यहाँ पे -1/2 तो माइनस है, तो बटा में ले आओ, प्लस में पावर बन जाएगी, और दोनों के ऊपर घात कॉमन बचेगी कितनी 1/2, और 1/2 को आप रूट में लिख सकते हो, तो n बराबर हो जाएगा k/l, और रूट आ जाएगा t/m। तो ये अपने पास जो भी समीकरण नंबर 2 आई है वो आवृत्ति के फॉर्मूले को प्रदर्शित करती है, या यूँ कह लो इन भौतिक राशियों के मध्य संबंध को प्रदर्शित करती है। तो सभी भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना है, वो एक कॉमन इक्वल स्टेप होंगी, एक समान उसका मेथड होगा, तो इस मेथड की सहायता से आप किन्हीं भी भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हो। तो ये था अपने पास आज का तीसरा अनुप्रयोग। आज के लिए बस इतना ही, कल लौटे हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।